ठीक है स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा चल रहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पहुंच गए थे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो कल की क्लास के बाद हमारा जो इमेजिनेशन, हमारा जो नॉलेज बना है किसी टॉपिक को लेकर, वो ये बन गया है कि अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल के साथ साथ इस तरह का हो कि वो ना एसोसिएट करे और ना डिसोसिएट करे, तो ऐसे केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी नॉर्मल होगी, यानी नॉर्मल ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, नॉर्मल ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू नॉर्मल होगी, राइट। और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट भी नॉर्मल ही आएगा जितना आप फॉर्मूला से एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। लेकिन अगर आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इस तरह का हो कि वो सॉल्यूट उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जाने के बाद एसोसिएट करे या डिसोसिएट करे, तो ऐसी स्थिति में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो नॉर्मल नहीं आएगी। जो आप लोग किसी नॉर्मल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के बारे में एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना एलिवेशन यहाँ पर नहीं होगा, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। क्लियर हो गया? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पार्टिकल उस जैसा बिहेवियर शो नहीं कर रहे हैं, ये पार्टिकल या तो एसोसिएट कर रहे हैं या डिसोसिएट कर रहे हैं। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि जब एसोसिएट करेंगे तो फिर किस तरह का चेंजेस आएगा, डिसोसिएट करेगा तो किस तरह का चेंजेस आएगा। अगर क्विक रिव्यू पे बात करें तो जब पार्टिकल डिसोसिएट करता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ता है, जब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है तो फिर सीधा सा मतलब है भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर इंक्रीज हो रही है तो मोलिकुलर मास जो है वो डिक्रीज होगा। इसका मतलब जो मोलिकुलर मास आया है वो एबनॉर्मल आया है, वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर से कम आया है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी मोलिकुलर मास को हमने नाम दिया था एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। फिर हमने कहा था भाई इस चीज़ को और समझाने के लिए वेन टू साहब ने अपना एक फैक्टर आई दिया, और वेन टू फैक्टर आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था आपका नॉर्मल मोलिकुलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, राइट। उसी को हमने समझा था क्योंकि मोलिकुलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली वेरी करता है, तो वेन टू फैक्टर आई इज एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जब डिटेल में पहुंचे तो हमने कंक्लूजन निकाल लिया भाई किसी का वैल्यू पुट कर लीजिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह, जैसे वेन टू फैक्टर आई एबनॉर्मल डेल्टा टी बी अपॉन नॉर्मल डेल्टा टी बी, या फिर एबनॉर्मल पाई नॉट मैथमेटिकल पाई, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन नॉर्मल पाई, या फिर एबनॉर्मल डेल्टा टी एफ अपॉन नॉर्मल डेल्टा टी एफ, या एबनॉर्मल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन नॉर्मल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कोई भी पुट कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगा, राइट। और फिर कंक्लूजन निकाला कि आई की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। और आई की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ जो चीजें लो हो रही थी, वेपर प्रेशर कम होगा और फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो ये हमें ध्यान रखना था। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, कल भी हमने लास्ट क्लास में बात किया था, तो हम इन्हीं से अब शुरू करेंगे। डुएज डायरेक्टली जैसा कहा है वैसा ही करना है कि इसमें से इस पेयर में किसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सबसे पहले आई की वैल्यू चेक कीजिए आप लोग, और आई की वैल्यू बिल्कुल क्लियर है भाई। इस केस के अंदर आई की वैल्यू 1 है। ग्लूकोज एक कोवलेंट कंपाउंड है, राइट। और सॉल्वेंट अगर नहीं दिया है तो आप वाटर को सॉल्वेंट मान के चलेंगे, राइट। डिसोसिएट नहीं होगा, लेकिन NaCl अगर कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो आई की वैल्यू 2 है। सो मोर द वैल्यू ऑफ आई, रिलेशनशिप चेक कीजिए, आई की वैल्यू ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, सो इट हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, ओके। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट चेक कीजिए, आई की वैल्यू I is equal to 2 and urea NH2CO NH2 is urea, so I is equal to 1, so it have more value of I. So more value of I means पूछा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ है ढूंढिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर है, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि वो तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आई की वैल्यू ज़्यादा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा, सो डेफिनेटली इन दिस केस दिस इज योर आंसर, राइट। ऊपर वाले केस में आपका आंसर क्या था, ये वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपर प्रेशर, ओके। सो अगेन आई की वैल्यू, शुगर I इज इक्वल टू 1, K2SO4, पोटेशियम पॉजिटिव के 2 आयन और सल्फेट का 1 आयन,
सो I इज इक्वल टू 3। सो वेपर प्रेशर चले जाइए, I की वैल्यू ज़्यादा वेपर प्रेशर कम, राइट। सो I की वैल्यू ज़्यादा तो वेपर प्रेशर कम, सो डेफिनेटली इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा। पूछा है किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता तो आप वेपर प्रेशर नहीं देखते, आप यहाँ पर आते, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फिर आपका पूरा मामला यहाँ पर चलता है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ I की वैल्यू ज़्यादा होती, और I की वैल्यू ज़्यादा कहाँ है, यानी इसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज़्यादा है और इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो I is equal to 3 and I is equal to 2, राइट। अब सीधा सा मामला है भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जहां I ज्यादा वहां कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, I यहां पर ज्यादा है। सो दिस इज योर आंसर इन दिस केस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीजिंग पॉइंट। इस बार डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट है, और फ्रीजिंग पॉइंट I को इनवर्सली वेरी कर रहा है। सो इसका मतलब यहां पर I की वैल्यू 3 और 1 4 और यहाँ पर I की वैल्यू 2 है, राइट। सो I की वैल्यू जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। इसका मतलब यहाँ I की वैल्यू ज़्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम, तो यहाँ I की वैल्यू कम तो फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ भी ढूंढ सकते हो, यहाँ भी ढूंढ सकते हो, दोनों चीज़ें साथ ही लिखी हैं। I की वैल्यू ज़्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, इस केस में I की वैल्यू ज़्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू भी ज़्यादा हो। तो होपफुली अगर केवल क्वेश्चन I के ऊपर चल रहा है तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। और उसके बाद भी हमने बात किया था कि अगर भाई I सेम हो, कंसंट्रेशन में चेंज आए तो क्या करेंगे, उनके बारे में फर्दर हम क्लासरूम में बात कर लेंगे। लेकिन एक जनरल आइडिया, क्योंकि अभी आज का हमारा टॉपिक बहुत डिटेल में इस I को स्टडी करना है, तो होपफुली द पॉइंट इज क्लियर और ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, राइट। ओके, अब थोड़ा सा उसी चीज़ को हम और आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में बात किया था। 1000 ग्राम वाटर में हमने 180 ग्राम ग्लूकोज किया, C6H12O6, राइट। 1000 ग्राम वाटर हम लोगों ने 342 ग्राम शुक्र किया। ध्यान से समझ लीजिए, कल भी हमने बहुत अच्छे से बात किया था, राइट। 1000 ग्राम वाटर में हमने 58.5 ग्राम NaCl, राइट। सो डेल्टा TB क्या आ रहा है, KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WB। सो योर क्वेश्चन इज डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू, राइट, दैट इज WA 1000, क्लियर है। सो KB इससे ये कैंसिल, इस केस में डेल्टा TB किसके बराबर आ गया, KB, और मान लीजिए 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम होता, कैंसिल आउट नहीं करना चाह रहे हो मत करिए, और कितना भी ले लीजिए आपकी मर्जी है। सो 1000 अपॉन 900, दिस इज क्वेश्चन। सो 180 मतलब KB 1000 अपॉन 900। फिर से बात आए, इस केस में डेल्टा TB क्या आया था हमारा, KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB, फॉर्मूला से निकालिएगा, 342 इंटू WA 900, फिर से कैंसिल हो गया। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 अपॉन 900। फिर मामला यहाँ आया भाई, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB 58.5 इंटू 1000 अपॉन MB, दैट इज अगेन NaCl का मास 58.5 इंटू 900, कैंसिल कीजिए, एंड डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 अपॉन 900, राइट। अब प्रश्न आता है कि लेबोरेटरी के अंदर हम लोगों ने किया 900 ग्राम वाटर, 900 ग्राम वाटर, 900 ग्राम वाटर, 3 सैंपल लिए, राइट।
और तीनों सैंपल्स में पहले सैंपल में इतना ग्लूकोज डाला, दूसरे सैंपल में इतना सुक्रोज डाला, तीसरे सैंपल में इतना NaCl डाला और ये चेक किया कि ये डालने के बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कि बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ के कितना हो गया। मैथमेटिकली ये कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट सेम एलिवेट करेगा क्योंकि Kb कांस्टेंट है वाटर के लिए, सॉल्वेंट के लिए, बाकी चीजें कांस्टेंट है। एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि सेम ऑब्जर्व करेगा। क्लियर हो गया। लेकिन कल भी हमने बात कर लिया था कि इन दोनों केसेस में ये जो ऑब्जर्वेशन है ये सेम ही आएगी एक्सपेरिमेंटल, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इस केस के अंदर सेम नहीं आएगा। अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सेम नहीं आएगा, इसका मतलब डेल्टा टीबी अगर Kb इंटू 1000/900 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी ये डेल्टा टीबी इस डेल्टा टीबी के बराबर नहीं है, तो आप इस डेल्टा टीबी को क्या नाम दे रहे थे? एबनॉर्मल नाम दे रहे थे। ये तो नॉर्मल ही है, ये भी क्या है? नॉर्मल ही है। और यही अगर आ जाता, मान लो डेल्टा टीबी 102 आ जाता, आप 102 डिग्री इसका मान लीजिए, 102 डिग्री इसका मान लीजिए, और इसका 102 नहीं आया, 102 के अलावा कुछ और आ गया, इसका मतलब नॉर्मल नहीं आया। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू को हमने क्या कहा था? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब प्रश्न आता है कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इसमें कौन सी चीज एबनॉर्मल दूसरी रही होगी, क्योंकि अब यहां भी कुछ ना कुछ एबनॉर्मल रहा होगा, तभी तो इसकी वैल्यू एबनॉर्मल है। Kb फिक्स है, सॉल्वेंट जितना ऐड किया उतना ही है, सॉल्यूट जितना ऐड किया उतना ही ऐड किया, 1000 फिक्स है, सॉल्वेंट भी फिक्स है। इसका मतलब ये तो मॉलिक्यूलर मास है ना, इसकी वैल्यू जो है वो एबनॉर्मल है यहाँ पर, राइट। और इसी के आधार पे हम लोगों ने बात किया था कि जो वैल्यू फैक्टर आई है वो अब इस रिलेशनशिप को जस्टिफाई करेगा। कैसे जस्टिफाई करेगा? मान लीजिए यही एक क्वेश्चन, और क्यों आई ये भी आप लोगों के सामने क्लियर हो गया कि सर एसोसिएट या डिसोसिएट किया है इसलिए आई। अब आप इसको समझिए ध्यान से, वो दोनों एग्जाम्पल में मिटा दिया, राइट। और वो दोनों एग्जाम्पल मैंने मिटा दिया। अब हमारा फॉर्मूला फिर से 58.5 ग्राम NaCl, 58.5 ग्राम NaCl, 900 ग्राम वाटर, 900 ग्राम वाटर। इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूं कि डिसोसिएट नहीं होगा, और इसमें अज्यूम कर रहे हैं हम डिसोसिएट होगा, क्योंकि NaCl वाटर में डिसोसिएट होगा, लेकिन एक काल्पनिक स्थिति पैदा कर ली कि डिसोसिएट नहीं होगा, राइट। सो अब बात करेंगे यहां पर जो डेल्टा टीबी है वो क्या होगा? Kb इंटू, राइट, 58.5 इंटू 1000 अपॉन दैट इज Mb इंटू 900, और ये Mb आपका नॉर्मल मोलर मास है, डिसोसिएट नहीं होगा। सो डेल्टा टीबी आपका क्या है? ये भी नॉर्मल है। क्लियर हो गया। और अगर मान लीजिए ये डिसोसिएट करता है तो फिर क्या होगा भाई? फिर आपका मामला डेल्टा टीबी Kb 58.5 1000, Mb की वैल्यू अभी पुट नहीं करोगे क्योंकि वो 58.5 नहीं होगी। अब इसका मतलब ये जो डेल्टा टीबी है ये क्या है? एबनॉर्मल है, तो सीधा सा मतलब है ये मॉलिक्यूलर मास भी क्या है? एबनॉर्मल है। दो ही चीजें एबनॉर्मल होंगी, मोलर मास एबनॉर्मल होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू एबनॉर्मल होगी, दोनों एबनॉर्मल या दोनों नॉर्मल है, राइट। अब प्रश्न आता है कि इन दोनों के बीच में और 1-2 फैक्टर के बीच में क्या रिलेशन है? तो आप एक काम करके देखिए, इस एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करके देखिए। बोलिए भाई, चलिए, एबनॉर्मल डेल्टा टीबी अपॉन नॉर्मल डेल्टा टीबी, नॉर्मल डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एबनॉर्मल Kb 58.5 1000, एबनॉर्मल Mb और 900। सो Kb 58.5 1000 अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इंटू 900 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे तो ये ऊपर हो जाएगा। Mb नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, राइट, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इंटू 900 अपॉन Kb इंटू 58.5 इंटू 1000, राइट। कुछ नहीं किया भाई, सिर्फ एबनॉर्मल डेल्टा टीबी को नॉर्मल डेल्टा टीबी से डिवाइड कर दिया। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल।
सो KB 58,500, KB 58,500, 900. So what you observe? Abnormal delta TB upon normal delta TB is equal to normal molar mass upon abnormal molar mass. और ये तो हम पहले ही पढ़ के आए भाई. देखिए I is equal to abnormal delta TB. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वजह मैं क्या लिख दूँ, मान लो कुछ भी लिख दो, डेल्टा TB और नॉर्मल डेल्टा TB. I is abnormal delta TB और नॉर्मल डेल्टा TB is equal to I is equal to नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मास. यानी ये सब वैल्यू किसके बराबर आ गया है, I के बराबर आ गया है. क्लियर हो गया. इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप जहां भी एबनॉर्मेलिटी है, जहां भी आपका एबनॉर्मेलिटी है, अगर आप उस फॉर्मूला को मॉडिफाइड कर दो और वहां पर एक फैक्टर यूज कर दो, व्हेन टू फैक्टर I, वो I यूज करते ही आपका जो करेक्शन था, जो एबनॉर्मेलिटी थी, वो करेक्ट हो जाएगी. कैसे करेक्ट होगा, चलो कोई इसको भी मैथमेटिकली समझने की कोशिश. आपके सामने एक क्वेश्चन, 100 ग्राम ग्लूकोज 500 ग्राम वाटर में डालकर सॉल्यूशन बनाया. सबको पता है ग्लूकोज एसोसिएट डिसोसिएट नहीं जाएगा. 100 ग्राम NaCl 500 का वाटर में डाला और सॉल्यूशन बनाया, सबको पता है ये डिसोसिएट करेगा. क्लियर है. ओके. यहाँ पर जब भी आप वैल्यू पुट करोगे, KB फिक्स है, WB 100 ग्राम 1000 फिक्स है, MB मोलर मास, तो सबको पता है ये भी आप नॉर्मल पुट कर रहे हो, तो ये भी नॉर्मल ही है, दैट इज. और WA आपका 500 ग्राम है. राइट. प्रश्न आता है कि KB पुट कीजिए, WB पुट कीजिए, 1000 फिक्स है, WA 500 ग्राम है. ये आपका अगर एबनॉर्मल है, ये वैल्यू भी क्या है, एबनॉर्मल है. और अभी हमने कहा था कि जब इनको इससे डिवाइड करोगे, एबनॉर्मल डेल्टा TB को नॉर्मल डेल्टा TB से डिवाइड करोगे, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एबनॉर्मल डेल्टा TB अपॉन नॉर्मल डेल्टा TB इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास. और यही वैल्यू किसके बराबर थी, व्हेन टू फैक्टर I. तो अगर आप इस पूरे फॉर्मूला को I से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो फिर देखिए, फिर आपको एबनॉर्मेलिटी लिखने की जरूरत नहीं है. क्या होगा, देखिए ये भी आपका नॉर्मल है और ये भी आपका क्या है, नॉर्मल है. अब आप डिवाइड कीजिए फिर से, एबनॉर्मल डेल्टा TB अपॉन नॉर्मल डेल्टा TB इज इक्वल. अब आप कहोगे सर KB से KB जब आप डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा पलट के, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, बचेगा कितना. आई सॉल्व करके देखा भाई मैथमेटिकली. क्लियर हो गया. आप इस डेल्टा TB को किससे डिवाइड कर रहे हो, इस डेल्टा TB से डिवाइड कर रहे हो. तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे सब चीजें एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा, I बचेगा. तो जो फॉर्मूला था, जो जर्नल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आपने पढ़ा, उसको अब हम मॉडिफाइड कर देते हैं. और मॉडिफाइड किस तरीके से कर रहे हैं समझिए ध्यान से, कि फॉर्मूला क्या था 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का. अगर पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं कर रहा है, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, राइट. पाई इज इक्वल टू CRT, राइट. और द नेक्स्ट वन इज P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू X. ये फॉर्मूला आप तब लगा रहे हो जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा है. लेकिन जैसे ही एसोसिएशन डिसोसिएशन हो, आप लोग डेल्टा TB इज इक्वल टू I KB इंटू मोलैरिटी, डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF इंटू मोलैरिटी, डेल्टा pi in this case, that is I into C into RT, that is, and P naught A minus PA upon P naught A is equal to I into that is XA. This is the formula, right. बराबर समझिए कि फर्क क्या है. आप इस डेल्टा TB को इस डेल्टा TB से डिवाइड कीजिए, क्योंकि एबनॉर्मेलिटी यहाँ है. डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TB, एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल इज इक्वल टू I, क्योंकि KB अपॉन M से कैंसिल. इस डेल्टा TF को इस डेल्टा TF से डिवाइड कीजिए, फिर से आपके पास क्या आएगा, I, क्योंकि I वहां आया है जहां पर पूरा केस क्या चल रहा है, एबनॉर्मेलिटी का चल रहा है.
तो जहां एबनॉर्मेलिटी वहीं आप लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, आई। तो न्यूमेरिकल दो तरीके से पूछा जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। या तो आपका सॉल्यूट नॉर्मल सॉल्यूट होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होगा जो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं करेगा, या फिर आपका सॉल्यूट इस तरह का होगा जो एसोसिएट या डिसोसिएट करेगा। अगर एसोसिएट डिसोसिएट नहीं कर रहा है, ग्लूकोज इन वाटर, शुगर इन वाटर, यूरिया इन वाटर, जो आप लोग पढ़ के आए हो जितने भी एग्जाम्पल आप लोग ये फॉर्मूला, लेकिन जैसे NaCl इन वाटर, KCl इन वाटर, MgCl2 इन वाटर, K2SO4 इन वाटर, आयोनिक कंपाउंड इन वाटर डिसोसिएट करेंगे भाई। एसिटिक एसिड इन वाटर डिसोसिएट करेगा। और लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि एसिटिक एसिड अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बेंजीन में डाल दिया जाए तो फिर एसोसिएट करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में डिसोसिएट और बेंजीन में एसोसिएट करेगा, हमने लास्ट क्लास में बात किया था। तो क्लियर सा मामला है कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। तो न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, जो लास्ट क्लास में बात किया था वही न्यूमेरिकल यहाँ पर कंटिन्यू है, उन्हीं को चलिए अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फॉर्मूला से। ओके, दो क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, 5% केन शुगर C12H22O11. This is 5% solution of cane sugar, right? And the second question, फिर वही करता हूँ, 5% solution of NaCl. क्लियर है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑस्मेटिक प्रेशर डिपेंड करता है आपका मोलरिटी के ऊपर, मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? तो 5% ग्लूकोज सीधा सा मतलब है, सॉरी शुगर, 5 ग्राम C12H22O11 in 1000 ग्राम सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन, राइट? और वो तो वैसे ही था आपको 5 ग्राम 95 ग्राम और 100 ग्राम, एंड दैट इज 0.1 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर पॉइंट? सो योर फॉर्मूला इज pi is equal to C into R into T, right? So pi is equal to C, number of moles of solute, R, T, or upon volume of solution in liter, right? Again pi is equal to NB, WB, R, T, MB, and volume of solution in liter, right? So you have to calculate the osmotic pressure. कैलकुलेट क्या करना है, दोनों ही केस में हमें ऑस्मेटिक प्रेशर कैलकुलेट करना था, ऑस्मेटिक प्रेशर। सो पाई कैलकुलेट करना है, राइट? WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, 5, R गैस कांस्टेंट, प्रेशर निकालना है, बार में यूज कीजिए 0.082, राइट? लीटर बार पर केल्विन पर मोल, यूनिट लीटर बार पर केल्विन पर मोल, याद रखिएगा। टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर क्वेश्चन में होगा, नहीं है तो रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। मोलर मास MT, शुगर का मोलर मास दैट इज 342, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दैट इज 0.1. Hopefully you can calculate the osmotic pressure by, but when the same question asked in terms of 5% NaCl, right? So the 5% NaCl is 5 gram NaCl plus में 95 ग्राम वाटर to give 100 ग्राम solution, right? That is 100 milliliter solution, that is 0.1 liter solution. This is your part. अब मामला आता है कि क्योंकि NaCl तो डिसोसिएट करेगा, so your formula is pi is equal to I into CRT, राइट? बाकी सब चीजें क्लियर है। पाई इज इक्वल टू आई, सी की जगह WB RT WB अपॉन MB एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट? एंड WB वही आपका 5 ग्राम, राइट? R की वैल्यू आप 0.082, टेम्परेचर वही पुट कर दोगे 298 केल्विन जो कि बनोगा क्वेश्चन में, राइट? मोलर मास आप लोग क्या पुट कर दोगे, जो मोलर मास है 58.5, राइट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप क्या पुट कर दोगे 0.1। तो जो एरर है वो कहाँ आ रहा है,
इसके एबनॉर्मलिटी के एरर को ये पॉइंट खत्म कर रहा है, ध्यान रखना यही तो था, एबनॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू आई, राइट। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव दैट इज इक्वल टू आई, इसीलिए आई पुट किया है। तो जब आप आई लगाते हो ये दोनों वैल्यू आप नॉर्मल पुट करोगे, समझिए ध्यान से, और जैसे ही आप आई हटाते हो, राइट, यहां दोनों वैल्यू आपकी नॉर्मल आनी चाहिए, ये है आपका क्वेश्चन, राइट। तो अब क्वेश्चन को समझिए, ये एबनॉर्मल तो ये एबनॉर्मल, ये नॉर्मल तो ये नॉर्मल, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब मामला आता है आपका आई के लिए दो बात है कि या तो आपको आई कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि आप सबको पता है कि लास्ट क्लास में हमने बात किया था 100% अगर डिसोसिएशन हो तो फिर आई की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर है। तो अज्यूम दैट द कंप्लीट डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, सो आई इज इक्वल टू 2, तो आई की वैल्यू 2 है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, आई 2 है, बाकी सब चीजें गिवन है। तो अब दो क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज ओपन कीजिए, राइट, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के लास्ट दो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उन दोनों क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि जो सोल्यूट है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोसिएट कर रहा है, राइट। अब डिसोसिएट कर रहा है तो आपको आई की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप ओपन कीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चंस को आराम से रीड कीजिए और उसके बाद फिर आप इस वीडियो को आगे लेक्चर को सुनेंगे। क्लियर है? ओपन कर लीजिए। ओके, और लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, डिटरमाइन द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4, 25 milligram K2SO4. Point is clear? So I write here 25 milligram K2SO4. It is solute and mentioned as many. Right? तो पॉइंट क्लियर है। और ध्यान रखिएगा भाई कि K2SO4 आयोनिक सॉल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट हो सकता है, राइट, इन 2 liter of water. So solvent is not mentioned, but it will give solution, and the solution have volume 2 liter. That is what, right? At 25 degrees Celsius, and the whole phenomena takes place at 298 Kelvin. Right? So assuming that it is completely dissociated, ये assume करके चलिए, तो when it is completely dissociated, the I is equal to 3. But when it is not completely dissociated, फिर हमें I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और कैसे निकालनी पड़ेगी कुछ मिनट बाद बात करूंगा, लेकिन अभी क्लियर क्वेश्चन है। और अगर मान लीजिए तो फिर आप क्या करोगे भाई, सो पाई इज इक्वल टू I इंटू CRT, दैट इज योर फॉर्मूला। और अगर यहाँ पर K2SO4 की बजाय ग्लूकोज होता तो फिर आप I हटा देते, फिर आपका फॉर्मूला जो वही है जो आप लास्ट क्लासेज में न्यूमेरिकल्स करके आए हो, पाई इज इक्वल टू CRT। तो सारा फोकस आपका न्यूमेरिकल करते समय, और आमतौर पे स्टूडेंट मिस्टेक यही करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करके जाता है और एग्जाम में आई पुट नहीं करता, ध्यान नहीं रखता कि सोल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट भी कर रहा है, तो आई का वैल्यू वेट टू फैक्टर तो बहुत एसेंशियल चीज हो गया, तो ध्यान रखिएगा। अब आपका क्वेश्चन आई इज इक्वल टू 3, ये हम कंप्लीट डिसोसिएशन मानकर ही आई की वैल्यू पुट करें। लास्ट क्लास में मैंने बात किया था कि आई की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर होगी, कब? जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए तब, राइट। अगर NaCl है और कंप्लीट डिसोसिएशन, फिर आई की वैल्यू 2 होगी। कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है तो फिर निकालना पड़ेगा आई की वैल्यू, और हमें उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखना पड़ेगा कि कितना डिसोसिएट हुआ है, उसके लिए बात करेंगे अभी, राइट। सी दैट इज NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एंड NB WB अपॉन MB. So WB 25 milligram convert into gram 10 raised to power minus 3 gram. मोलर मास K2SO4 का फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दैट इज 2 लीटर, R 0.082 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन। एवरीथिंग इज गिवन फॉर यू। तो ये न्यूमेरिकल तो आपके लिए बहुत आसान था, क्योंकि ऐसे बहुत न्यूमेरिकल आपने किए हैं पिछले सेशन में। बस यहाँ पर जो रोड़ा बीच में आया था वो था कि यहाँ पर पार्टिकल जो हैं, सोल्यूट जो है उसके पार्टिकल डिसोसिएट कर रहे हैं। डिसोसिएट और एसोसिएट होते ही आपको पता है कि आपकी वैल्यू आई आएगी,
राइट। और ये भी आप सबको पता है कि जब डिसोसिएट होगा तो आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, जब एसोसिएट करेगा तो आई की वैल्यू 1 से कम होगी। उस पर बात करेंगे। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल और पढ़िए अच्छे से, क्या कह रहे हैं। एंड क्वेश्चन इज डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 dissolve in 2.5 liter of water, x gram CaCl dissolve in how much? 2.5 liter of water, 2.5 लीटर वाटर। आप सबको पता है 2.5 लीटर वाटर में कोई चीज ऐड करेगी तो सॉल्यूशन भी 2.5 लीटर ही होगा, राइट। याद कीजिए 9th-10th में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करोगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, राइट। अगर आप समझिए कैसे चेंज नहीं होगा, आपके पास कॉमन सा एग्जांपल है कि आपके पास ये वाटर है 1 लीटर और इसमें आपने 10 ग्राम शुगर ऐड किया, तो शुगर के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहां चले जाएंगे और डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो क्लोज आते हैं। तो इस तरह से इससे वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर वाटर 2.5 लीटर है तो हमारा सॉल्यूशन 2.5 लीटर है। ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, राइट। पानी में अगर आप लिक्विड्स डालोगे और इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बहुत डिसाइड करता है, लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि सॉल्वेंट में अगर सॉलिड ऐड कर रहे हो, डिजोल्व कर रहे हो, वो डिजोल्व हो रहा है तो फिर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन इज इफ इट्स ऑस्मेटिक प्रेशर इज 0.75 एटमॉस्फेरिक, राइट। if its osmotic pressure is 0.75 atmospheric, the point is clear, okay? So the osmotic pressure pi is 0.75 atmospheric, right? अब प्रश्न आता है भाई, पाई आपके पास आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर, R की वैल्यू के लिए ध्यान रखना, शायद हमने लास्ट न्यूमेरिकल में रॉन्ग पुट कर दिया। R की वैल्यू अगर आपका 0.083 बार लीटर पर केल्विन एंड 0.082 एटमॉस्फेरिक लीटर पर केल्विन पर। सो दिस इज एसेंशियल पार्ट, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको कि R की वैल्यू आपको किस में टर्म में लेना है, या एटमॉस्फेरिक में क्वेश्चन चल रहा है। तो चलिए फिर से वही बात, पाई इज इक्वल टू CRT, और क्योंकि सॉल्यूट आपका डिसोसिएट हो सकता है और लिखा भी है, राइट, कि I की वैल्यू इस बार गिवन है, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो रहा, सो I इज इक्वल टू 2.47। कंप्लीट डिसोसिएट अगर ये लिख देता अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन और I की वैल्यू गिवन नहीं होती तो फिर आप I की वैल्यू 3 पुट करते हैं। अज्यूमिंग कंप्लीटली डिसोसिएट, I की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर है। दूसरा पार्ट I की वैल्यू गिवन है तो जो गिवन है वही पुट करोगे, और देखते ही आपको पता चल गया कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन I की वैल्यू गिवन ना हो और कंप्लीट डिसोसिएट ना हो तो फिर आपको I की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, उस पर बात कर लेंगे हम। सो नाउ I इज इक्वल टू 2.47, कंसंट्रेशन NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, NB इज WB अपॉन MB, WB आपको निकालना है इसका, MB CaCl2 का निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2.5, R का वैल्यू आप सबको पता है एटमॉस्फेरिक 0.082 और टेम्परेचर यहाँ पर 298 केल्विन। सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, आपका X वैल्यू आ जाएगा, राइट। दोबारा से सुन लीजिए, I का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन है क्वेश्चन में। अगर कहता है कि अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन तो I की वैल्यू आप 3 पुट करते हैं, ठीक हो गया। और अगर कंप्लीट डिसोसिएशन भी नहीं है और I की वैल्यू गिवन नहीं है तो I कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके न्यूमेरिकल्स पे भी अभी बात करेंगे, राइट। और अगर मान लो यहाँ ग्लूकोज होता, एसोसिएशन डिसोसिएशन का कोई मामला नहीं होता तो फिर I नहीं होता, फिर ये फॉर्मूला यूँ चलता, पाई इक्वल टू CRT, राइट। तो आप लोग दोनों न्यूमेरिकल्स में क्या डिफरेंसेस हैं आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, राइट। दीज आर अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं इससे अगले पॉइंट के ऊपर कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कि डिसोसिएट हो रहा है तो फिर कितना डिसोसिएट हो रहा है, क्योंकि I की वैल्यू तो डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है। अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन I इज इक्वल टू 3, right? And when it is not completely dissociated, it is partially dissociated, how much
इट इज डिसोसिएटेड, सो आई की वैल्यू तो उसी के अनुसार तय होगी, राइट। तो टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दैट इज अनदर टॉपिक। ओके, टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, राइट। और मैं लिख रहा हूं कि लेट वी स्टार्ट, हम लोग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट लेके चलते हैं, 1 मोल, राइट। और प्रश्न है कि 1 मोल सॉल्यूट डिसोसिएट करेंगे और एसोसिएट करेंगे, एक ही चीज लेके चल रहे हैं, राइट। वो तो कितना भी हो सकता था, डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन। पॉइंट क्लियर है। अब बात आता है भाई कि डिसोसिएशन के केस में एन पार्टिकल डिसोसिएट होकर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल में टूटेगा, और एसोसिएट होकर लार्ज नंबर के पार्टिकल जुड़कर एक बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं, राइट। 1 मोल स्टार्ट लेके चले दोनों क्वेश्चन के अंदर, राइट। सो नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म्ड, और अल्फा यहां पर मान लीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप लोगों ने पहले भी बात किया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से, एंड अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सो पहला प्रश्न, नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म्ड, नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म्ड, कितने पार्टिकल बनेंगे। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई अल्फा इनटू एन। ध्यान रखिएगा, अल्फा को एन से मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे करिए, एन जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल, मान लीजिए आपका NaCl है, पार्टिकल है 2, कितने पार्टिकल है टोटल 2, n है 2, n इज इक्वल टू 2, राइट। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि मान लीजिए 80% डिसोसिएट होता है, सो 80%, सो इट इज 1.6। क्लियर हो गया। सो कितना डिसोसिएट हो रहा है ये आप ध्यान रखिएगा, n है, पूरा का पूरा टूटेगा, 100% डिसोसिएट होगा तो 2 पार्टिकल में टूटेगा, राइट। और अगर पूरा डिसोसिएट नहीं हो तो कितना डिसोसिएट हो रहा है वो हम निकाल लेंगे। सो नंबर ऑफ पार्टिकल आपका अल्फा इनटू एन, नंबर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म पॉसिबल, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, एन NaCl के केस में 2 है, K2SO4 के केस में 3 है, यानी एन लास्ट क्लास में भी बात किया था, जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म्ड को ही एन कहते हैं। सो NaCl के केस में 2, K2SO4 के केस में 3, राइट। आई की वैल्यू चेंज होती रहती है, डिपेंड करती है कितना डिसोसिएट या एसोसिएट हुआ। एन की वैल्यू हाल इलेक्ट्रोलाइट के लिए फिक्स है, जब भी NaCl होगा एन की वैल्यू 2 है, राइट। आई की वैल्यू कितना डिसोसिएट हो रहा है उस चीज पे डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया। सो अल्फा इनटू एन, सो नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म इज अल्फा बाई एन, राइट। सबको पता है भाई यहाँ पार्टिकल बढ़ेंगे यहाँ पार्टिकल घटेगा, अल्फा इनटू एन, अल्फा बाई एन। ओके, अनडिसोसिएटेड कितने पार्टिकल डिसोसिएट होंगे, सो 1 लेके चले थे, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, राइट। भाई यहां पर क्या हुआ देखिए कि टोटल 1 था, उसमें से अल्फा जो था वो डिसोसिएट होके अल्फा इनटू एन में बदल गया, बच कितना गया 1 माइनस अल्फा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यहां पर बोलिए, यहां पर कितने पार्टिकल एसोसिएट नहीं हुए, दैट इज 1 माइनस अल्फा। नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म्ड अल्फा एन, नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म्ड अल्फा अपॉन एन, राइट। ये पार्टिकल बढ़े हैं क्योंकि डिसोसिएट हुआ है, ये पार्टिकल घटे हैं क्योंकि एसोसिएट हुआ है। कितने पार्टिकल अनडिसोसिएटेड या अनएसोसिएटेड थे, 1 लेके चले थे, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो 1 माइनस अल्फा, 1 लेके चले थे, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है तो 1 माइनस अल्फा। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन ओब्लिक एसोसिएशन, यहाँ डिसोसिएशन वहाँ एसोसिएशन, सो दैट इज 1 minus alpha plus alpha n, and here is 1 minus alpha plus alpha n, that is. So when to factor I is defined in another form, when to factor I को फिर से डिफाइन किया गया, और वो डिफाइन किया गया टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन,
अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली टेकन। ध्यान दीजिएगा, व्हेन टू फैक्टर आई के बहुत सारे फॉर्मूला तो पहले ही पढ़ के आए थे, एक फॉर्मूला और आ गया, और ये क्या है कि आफ्टर डिसोसिएशन कुल कितने पार्टिकल हैं। तो कुल कितने पार्टिकल हैं, ये तो वो पार्टिकल हैं जो नए बने हैं, और ये वो पार्टिकल है जो डिसोसिएट नहीं हुए। तो टोटल पार्टिकल कितने हैं, अल्फा n प्लस 1 माइनस अल्फा, राइट। ये वो पार्टिकल हैं जो एसोसिएशन के बाद बने हैं, राइट, एसोसिएट होके, और ये वो पार्टिकल है जो एसोसिएट नहीं हुए। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई। सो द व्हेन टू फैक्टर आई इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली टेकन। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन अपॉन total number of particle initially is taken. So I is equal to 1 minus alpha plus alpha by n and that is divided by 1, right। और जब आप इसको और आगे जाके सॉल्व करोगे तो देखिए बहुत सिंपल सा है, I को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, I इस 1 को इधर लेके आइए, so that is I minus 1, right। इधर से अल्फा कॉमन लीजिए भाई, I into 1 I, 1 इधर आकर -1, सो i -1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा है। यहाँ से अल्फा कॉमन लेते ही n-1, सो अल्फा कॉमन लेते ही आपका फॉर्मूला n-1। दिमाग में फिट बिठा लीजिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला व्हेन टू फैक्टर i -1 अपॉन n-1। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है तो आप व्हेन टू फैक्टर निकाल सकते हो, क्योंकि n तो पता ही रहता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, राइट। क्लियर हो गया। सो और अगर दोनों चीजें क्लियर हैं, अगर अल्फा गिवन है आई निकाल सकते हो, आई गिवन है तो अल्फा निकाल सकते हो, मामला यहाँ पर आता है। इसको सॉल्व कीजिएगा भाई, और इसको जैसे ही सॉल्व करोगे क्या होगा, आई इंटू 1 आई, राइट, 1 इधर है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब उधर क्या बचा, अल्फा अपॉन n माइनस अल्फा, अल्फा कॉमन लीजिए, अल्फा कॉमन लेते ही क्या बचा इधर भाई, 1 अपॉन n तो प्लस का बचा और 1 माइनस का, इसको ही डाल दिए 1 अपॉन n माइनस 1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सो डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n माइनस 1। पॉइंट इज क्लियर। तो एक बार बहुत सरल से दोबारा से कर लेते हैं इस पॉइंट को, और फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, 1 मोल से स्टार्ट किया, डिसोसिएशन एसोसिएशन, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन दोनों, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म अल्फा है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म अल्फा है, अनडिसोसिएटेड 1 माइनस अल्फा, अनएसोसिएटेड 1 माइनस अल्फा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अल्फा n प्लस 1 माइनस अल्फा, दैट इज अल्फा बाय n प्लस 1 माइनस अल्फा। व्हेन टू फैक्टर i इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर dissociation upon total number of particle initially taken. When to factor I is total number of particle after association upon total number of particle initially taken. I into 1, that is I, 1 को इधर ले आइए, -1, अल्फा कॉमन लीजिए, that is n-1, n-1 को इधर ले आइए, that is simple, right। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू I -1 अपॉन n-1। यहाँ पर आ जाइए, I into 1 I, 1 को इधर लेके -1, इधर अल्फा कॉमन लोगे, सो 1 अपॉन n-1, 1 अपॉन n-1 इधर ले आइए, यहाँ से हटा दीजिए। सो डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला दैट इज I -1 अपॉन 1 माइनस n-1, ये आपको ध्यान रखना है। सो I हेयर राइट, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू I -1 अपॉन n-1, I -1 अपॉन n-1, right। This is degree of dissociation and alpha is I -1 upon 1 upon n-1, that is degree of dissociation। ध्यान रखना ये degree of dissociation है और ये degree of association है दोनों ही केस में। So these are the another formula, इनकी भी आपको जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। पॉइंट क्लियर है, ओके ओके। तो मेरे पास लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है और क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम NaCl, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम NaCl,
ओके, मोलर मास 58.5 नहीं भी गिवन होता तो हम निकाल लेंगे पर लीटर सॉल्यूशन। सो डेफिनेटली सॉल्वेंट है, लेकिन यहाँ पर 1 लीटर सॉल्यूशन है, सो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर है। क्वेश्चन क्लियर? ओके, इट हैज एन ऑस्मेटिक प्रेशर 4.75 एटमॉस्फेरिक, ऑस्मेटिक प्रेशर 4.75 एटमॉस्फेरिक, ओके, एट 27 डिग्री सेल्सियस। सो 27 डिग्री सेल्सियस means it is 300 Kelvin. That is another part. So calculate the degree of dissociation for NaCl solution. So आप लोगों को क्या करना है भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है इस NaCl सॉल्यूशन के लिए, और R की वैल्यू आपको पता है। अब समझिए ध्यान से कि ऑस्मेटिक प्रेशर गिवन है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए आप लोगों को अल्फा, और अल्फा का फॉर्मूला I-1 अपॉन n-1। सो n को लेकर किसी को डाउट नहीं है आपको जी, n तो यहाँ 2 है, तो सारा खेल किस पे आके रुक गया, i के ऊपर आके रुक गया, और i को निकालने के बहुत सारे फॉर्मूला है, राइट। चलिए कोई एक फॉर्मूला से शुरू करते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन, पाई इज इक्वल टू i इंटू सी इंटू आर इंटू टी, दैट इज फॉर्मूला। क्लियर? मतलब यही है। सो पाई 4.75, आई आपको कैलकुलेट करना है, राइट। कंसंट्रेशन NB दैट इज WB अपॉन MB, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, R गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। सो 4.75 इज इक्वल टू I, WB सॉल्यूट का 5.85, MB दैट इज मोलर मास 58.5, R 0.082, राइट। हमने अभी भी बात किया था एटमॉस्फेरिक के केस में, टेम्परेचर 300 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर। सो इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये तो वैसे ही कैंसिल हो रहा है, अपॉन 10 चला जाएगा, राइट। सो दैट इज 10 और 300 से 10 से डिवाइड करते हैं, ये 3। सो 4.75 इज इक्वल टू I into 0.082 and into 30. So I is equal to 4.75 divided by 30 into 0.082, राइट। और आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कर सकते हो, और जब आप इसको सॉल्व करोगे, राइट, सो यू गेट ए वैल्यू 1.93. सो योर वैल्यू इज 1.93, दैट इज द वैल्यू ऑफ Frank-True फैक्टर I। लेकिन हमसे I नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, राइट, I नहीं पूछा है हमसे। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। कितना डिग्री, सॉरी यस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो इट इज I-1 अपॉन n-1। सो I 1.93 -1 दैट इज 2 - 1, राइट। सो 0.93, राइट, दिस इज अल्फा, और 0.93 आपको पता 1 में से है, फ्रैक्शन है, तो अगर आपको परसेंटेज निकालना हो तो शुड राइट एज 93%, राइट। 0.93 इज ए फ्रैक्शन, राइट, फ्रॉम 1, क्योंकि आप एक ही तो लेके चले थे तभी तो ये फॉर्मूला बना था, तो एक में 0.93, सो 100 में से 93%। सो ये आपके सामने क्वेश्चन है, और CBSE ने जो की प्रोवाइड करवाया है, राइट, ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो CBSE कहता है कि जैसे ही कोई स्टूडेंट ये फॉर्मूला लिख दे, आप उसको हाफ मार्क्स अलॉट कीजिए। अब आप ध्यान रखना, कई स्टूडेंट बहुत गड़बड़ करते हैं, और वो गड़बड़ क्या करते हैं कि वो लोग फॉर्मूला नहीं रखते, सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आप लोग हाफ मार्क्स मिस कर जाओगे। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा अहमियत है, राइट। बहुत बार आपके मार्क्स यहीं से शुरू कर देता है CBSE, तो सब चीज़ें गिवन है, बहुत अच्छे से मेंशन करनी होती हैं, राइट। उसके तुरंत बाद वैल्यू पुट करते ही आप लोगों का हाफ मार्क्स और अलॉट है, करेक्ट कैलकुलेशन होते ही आपका 1 मार्क्स अलॉट है, राइट। आपका हाफ मार्क्स इस फॉर्मूला के लिए अलॉट है, और आपका हाफ मार्क्स आंसर के लिए 3 मार्क्स क्वेश्चन। क्लियर हो गया? हाफ। सो 1, 2 एंड 3। सेकंड पार्ट क्या पूछा गया इसी क्वेश्चन का, और सेकंड पार्ट में पूछा
स्टेट हेनरीज लॉ को डिफाइन कीजिए। एंड वाई इज एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम इन द टैंक्स यूज्ड बाय स्क्यूबा डाइवर्स, कि जो डाइवर्स होते हैं उनके द्वारा यूज की गई एयर में हीलियम क्यों ऐड किया जाता है। तो होपफुली आप लोग इसको आज से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट? ओके, मान लीजिए आपके पास ये न्यूमेरिकल और आप इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करते, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जितने तरीके से सॉल्व करना सीखोगे ना, वही आपके लिए इजी रहेगा। एंड दैट योर क्वेश्चन। आप लोगों ने फॉर्मूला पुट किया पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जहां एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं है, जहां सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, राइट। अब आपने क्या किया भाई, पाई इज इक्वल टू सी इज डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज आर एंड दैट इज टी, राइट। सो पाई इज गिवन फॉर यू, that is 4.75, right? But you clearly observe that, so this is the abnormal value of pi, क्योंकि यहाँ abnormal है तभी तो molecular mass abnormal होगा, और वो तो होना ही होना है। ये सबको पता है भाई कि इस सॉल्वेंट में इतना डालते ही ऑस्मोटिक प्रेशर ये ऑब्जर्व किया गया, तो अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होता तो फिर तो ये नॉर्मल था, लेकिन एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। तो अगर ये एबनॉर्मल है तो फिर ये भी एबनॉर्मल है, तो यहां से आप एम बी निकालिएगा, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, डब्ल्यू बी 5.85, आर 0.082, टेम्परेचर 300, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दैट इज 1 लीटर। सो यहां से आपके पास क्या आ गया, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास आ गया। और नॉर्मल मोलिकुलर मास आपको पता ही है, नॉर्मल मोलिकुलर मास तो क्या है, 58.5 है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई का फॉर्मूला नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, वही 0.93 आएगा। तो आप किसी भी तरीके से, आप लोग कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके एक ही तरीके से नहीं करिएगा। अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, आपने ये फॉर्मूला यूज किया, ये एबनॉर्मल रखते ही पता चल गया कि यहाँ जो मोलर मास है वो भी एबनॉर्मल होगा। फिर आप उस मोलर मास की जगह 58.5 मत रख दीजिएगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल मोलर मास है, और यहाँ पर जो मोलर मास है वो क्या होगा, तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, राइट। और इसी टॉपिक के और में सेम ही टॉपिक का न्यूमेरिकल पूछा गया है, उसको भी आप सुन लीजिए ध्यान से, क्या पूछा है। अनदर क्वेश्चन और के अंदर पूछा है, when 19.5 gram of FCH2COOH, 19.5 gram FCH2COOH, राइट। मोलर मास 78 है, इसका मोलर मास 78 है, जरूरत पड़े तो लिख लेंगे। इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम वाटर, इसको डिजॉल्व किया किसमें, 500 ग्राम वाटर में, टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, ओके। And the depression in freezing point is observed. The depression in freezing point delta TF is observed 1 degree Celsius. Right? केल्विन में बदलना पड़ेगा क्योंकि एसेंशियल है। बहुत बार स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, 273 जोड़ देते हैं, 273 नहीं होगा, 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन ही लिख दिया। और थोड़ा समझ लो इसको भी, बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा क्यों लिखा। टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, सो चेंज इन टेम्परेचर दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस, राइट। टेम्परेचर 26 का मतलब 299 केल्विन से बढ़कर 300 केल्विन हो गया, सो चेंज इन टेम्परेचर दैट इज 1 केल्विन, राइट। तो सेल्सियस और केल्विन, क्योंकि 273 का डिफरेंस ही है दोनों के बीच में, तो ध्यान रखना जितना सेल्सियस में डिफरेंस है उतना ही केल्विन में डिफरेंस है, पहला। ओके, आगे क्या कह रहा है भाई, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और केएफ फॉर वाटर गिवन है, वाटर के लिए केएफ है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। चलिए भाई हम लोग क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, और क्योंकि क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट का है, सो डेल्टा टीएफ
इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, राइट। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। सो दिस इज ए फॉर्मूला, राइट। अब मामला आता है भाई डेल्टा टी एफ आपके लिए कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस है। आई की वैल्यू आपसे पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप सबको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। अल्फा निकालना और अल्फा निकलेगा आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, राइट। तो ये तो हम उसके उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी आप लोगों के पास पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो अब मामला आ जाता है भाई, किसको सॉल्व कीजिए। अब आ गया भाई के एफ 1.86, डब्ल्यू बी 19.5 ग्राम 1000 है, एम बी, right? The MB, the molar mass, is given for you, and what is it? Read the question. और अब नहीं हो तो फिर फ्लोरीन का मास आपको पता होना चाहिए, बाकी कार्बन और ऑक्सीजन का काफ़ी यूज करते हैं। FCH2CHH है और इसका मोलर मास यहाँ गिवन है 78, आप लोग निकाल लीजिएगा। सो दिस इज 78 एंड WA 500। सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई। आई का वैल्यू आ गया n, सबको पता है 2 ही पार्टिकल में टूटेगा, किसमें टूटेगा, F। अगर पूरी तरह टूटा तो C डबल नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव। सो इट इज 2 - 1, I आप निकाल लोगे, क्लियर हो गया। कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, अल्फा आपके पास आ जाएगा। फिर वही मामला, अगर यही क्वेश्चन किसी से रिलेटेड होता, ये क्वेश्चन रिलेटेड होता कहाँ से, समझिए ध्यान से। चलिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर लेते हैं। और वो तरीका क्या कहता है भाई, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। आई यूज नहीं कर रहे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डेल्टा टी एफ गिवन है, के एफ गिवन है, डब्ल्यू बी गिवन है, 1000 गिवन है, डब्ल्यू ए गिवन है, आप एम बी निकालिए। और आप यूं मान के चल रहे हैं क्योंकि डिसोसिएट हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है ये एबनॉर्मल है। ये 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन एबनॉर्मल है, तो ये भी आपके पास क्या आएगा, एबनॉर्मल आएगा। अब आपके पास एबनॉर्मल मोलिकुलर मास आ गया है और नॉर्मल मोलिकुलर मास 78 है। सो आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास 78, एबनॉर्मल मोलर मास जो यहाँ आया है, आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी। आई की वैल्यू आते ही फिर आप इस फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, आप अल्फा निकाल सकते हो। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल जब हम क्लासरूम में मिलेंगे तो बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को इतना ही करना है। क्लियर हो गया। आप लोग एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए अपनी समझ बनाइए। 2, 4, 5 न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जहाँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आप लोगों का दिमाग घूमेगा, लेकिन आप लोग देखिए पेपर में बहुत आसान आता है क्वेश्चन। इसके सेकेंड पार्ट के बी में पूछा गया, तो 3 मार्क्स का तो ये न्यूमेरिकल था, डिवीजन ऑफ मार्क्स आपके सामने क्लियर है। ये पूछा कि 0.1 mkcl का बॉइलिंग पॉइंट 0.1 m ग्लूकोज से ज्यादा है, समझाना है भाई। C12H22 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है भाई। आई की वैल्यू 2 है और आई की वैल्यू 1 है, आज ही तो हमने क्वेश्चन किया है और सबको पता है आई की वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट के साथ डायरेक्टली वेरी करता है, राइट। जितना आई का वैल्यू ज्यादा होगा उतना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो रीजन पूछा था इस क्वेश्चन को लेकर, सो ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। पॉइंट इज क्लियर। और सॉल्यूशन चैप्टर से और क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर और इस ईयर के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंसेज है कि सॉलिड स्टेट जब रिमूव किया गया था तो वेटेज थोड़ा बढ़ गया था, राइट। सो वेट फॉर ए मिनट। सो पेपर सामने है तो मैं चाह रहा था कि सॉल्यूशन के क्वेश्चंस को तो एक बार क्लियर कर ही लें। और सॉल्यूशन का क्वेश्चन एक पूछा गया असर्शन और रीजन का, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म एजोट्रोपिक मिक्सचर। दिस इज असर्शन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं, बिल्कुल हमने कहा था हर कंसंट्रेशन पर तो नहीं बनाते, लेकिन एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पर जाकर एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं। सो असर्शन करेक्ट है, असर्शन इज करेक्ट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं। रीजन दिया गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप आर फॉर्म्ड बाय ए सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप उस सॉल्यूशन के द्वारा शो कर रहा है जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब आप ध्यान से देखिए,
नेगेटिव डेविएशन है, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम कम है किससे, इनिशियल वॉल्यूम से, अभी तो नेगेटिव आएगा और वेफ में से भी आएगा नहीं, और फाइनल कम है तो इसका मतलब कि ए बी इंट्रैक्शन आपका ज़्यादा है किससे, ए और बी से। और क्लियर है, फाइनल वॉल्यूम तभी कम होगा। अब दोबारा देखिए कहाँ पहुँच रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन है तो फाइनल वॉल्यूम कम होगा इनिशियल से, राइट। फाइनल में से इनिशियल घटाओगे तो तभी नेगेटिव रहेगा। फाइनल वॉल्यूम कब कम होगा, जब ए बी इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ए बी इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो सीधा का मतलब है कि वेपर क्या होगा, वेपर इसके लेस बनेंगे, और वेपर लेस बनेंगे तो हाई टेम्परेचर तक हीट करोगे तब जाकर बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो पाएगा। इसका मतलब ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोफ का एग्जांपल है। तो क्लियर हो गया पॉइंट, असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्लियर हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सो दैट इज द क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए भाई, सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट क्लास हमारा खत्म हो गया है। आप लोगों को जितना भी चैप्टर पढ़ाया है अच्छे से कवर कीजिएगा, सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लीजिएगा, राइट। एनसीईआरटी के अंदर अगर आप लोग ध्यान दीजिए, स्कोरिंग में कहाँ दिक्कत आता है स्टूडेंट को, स्टूडेंट पेपर के लिए अच्छे से तैयार करके जाएगा और जब वो एग्जाम देगा तो वो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस करेगा। अगर उसने कोई क्वेश्चन गलत किया तो मैं गारंटीड कहता हूँ कि वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज या इन टेक्स्ट का ही कोई क्वेश्चन होगा। जितना भी सीबीएसई को घुमाना है ना वो वही घुमाएगा आपको। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज अगर आप एक्यूरेट करके चले गए तो फिर मैं लिख के दे दूंगा, पेशेंस से पेपर करोगे तो 100 आ जाएगा, और जल्दबाजी में करोगे तो 99 में आ जाएगा। गलतियां करोगे ना फिर जल्दबाजी में करोगे, तो ये ध्यान रखना। तो 99 और 100 के बीच में तो यही डिफरेंस है, जल्दबाजी का और पेशेंस का। क्लियर हो गया। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। मुश्किल क्वेश्चन अगर मिलेगा तो बिल्कुल घर आकर देख लेना, आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इन टेक्स्ट में हूबहू लिखा मिलेगा। चैप्टर के बीच से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये गारंटी है, राइट। और ये कमिट आपको करना पड़ेगा कि सर एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट हम अच्छे से कर लेंगे, राइट। पहले राउंड में सभी क्वेश्चन क्लियर नहीं होते, ध्यान रखना। पहले राउंड के बाद कुछ दिन में भूलने लगता है स्टूडेंट। पहले राउंड में टॉपिक को क्लियर कीजिए। टॉपिक जब अच्छे से कवर हो जाएगा तो फिर आप टिपिकल न्यूमेरिकल पर भी जाओगे, लेकिन पहले राउंड में टिपिकल पर मत जाइए, राइट। मेरा इतने सालों का अनुभव कहता है कि पहले राउंड का काम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक और उस टॉपिक से जुड़े हुए बेसिक न्यूमेरिकल, जितना हमने आज कर लिया है, क्योंकि इसमें कुछ भी घूमा फिरा नहीं था, राइट। इससे ज़्यादा अगर घूम रहा फिर रहा है तो उसको आप रिवीजन टाइम के लिए छोड़िए, राइट। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टूडेंट को 10 न्यूमेरिकल करना है किसी एक टॉपिक से लेकर, और 10 न्यूमेरिकल में से 3 न्यूमेरिकल इजी हैं, 3 न्यूमेरिकल एवरेज और 4 न्यूमेरिकल टिपिकल है। स्टूडेंट ने इसको 15 मिनट में कर लिया, इसको 20 मिनट में कर लिया, और इसमें उसने 2 घंटे लगा दिए इसको समझने में। मैं चाहता हूं कि आप लोग इनके 3-3 क्वेश्चन की बजाय इनके साथ-साथ 8-8 क्वेश्चन और करें, ताकि जब आप नेक्स्ट राउंड में जाओ तो फिर आपके पास यही प्रॉब्लम बचे। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आप लोगों के पास फिनिशिंग आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट। लेक्चर बड़ा जरूर था लेकिन बहुत एसेंशियल था। पिछली 2 क्लासेज में जो हमने पढ़ा था वो सारा हमने इस टॉपिक के अंदर कवर कर लिया है आज की क्लास के अंदर, राइट। अब नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, बता दिया जाएगा कौन सा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इलेक्ट्रो के लिए तैयार करते रहिए रिवीजन।